गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट स्टार्ट एंड इट इज़ लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि नाम ही है, लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लॉज पढ़ेंगे, उनकी वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। लॉज आप हालांकि पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें हम उनकी वेरिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनको किस तरीके से क्या किया जा सकता है, मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है, तो उनको प्रूफ पढ़ेंगे। तो लॉज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है अपने पास? तो फोर्स क्या होता है अपने पास? फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या है ये? एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। कि अपने पास एक एक्सटर्नल एफर्ट है जिसमें कि हम पुश या पुल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है क्या? इट प्रोड्यूस्ड और ट्राइज टू प्रोड्यूस the change in the state of the body। यानी कि अपने पास क्या है? वो स्टेट ऑफ बॉडी जिस स्टेट में भी है वो उसमें चेंज लाने का क्या करेगी? कोशिश करेगी। कर भी सकती है और कोशिश भी कर सकती है। अब वही बात है कि जैसे किसी ने बैट से बॉल को हिट किया तो फील्डर क्या करेगा? बॉल को पकड़ लेगा। तो यानी मोशन में थी, उसको किस में ले आया है? वो रेस्ट पोजीशन पर ले आया। अब बस के आगे खड़े हो जाओ, बस आपको ही रोक कर आगे चली जाएगी, तो बस को नहीं रोक पाओगे आप। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अपने पास क्या है कि ये अपने पास एक एफर्ट है जो कि किया जा रहा है कि अपने पास या तो वो चेंज आएगा या नहीं आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स और इट डिपेंड्स ऑन विच वी आर अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, तो इस कॉन्टेस्ट में सबसे पहले जो अपने पास थियरी आई थी वो आई थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल ने ये कहा था। अब जो अपने पास थ्योरीज बहुत पहले आ चुकी थी, फिर न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन बहुत ही एक समझदार और कहूँ कि शाना किस्म का इंसान था। उसने इन सारी थ्योरीज को बहुत डीपली स्टडी किया और उसने अपने लॉज बनाए। फिर उसने अपने 3 लॉज बनाए और उन 3 लॉज में उसने सारी बातें कह दी। बातें वही थी, लेकिन उसने थोड़ा मॉड्यूल करके उन बातों को कहा और उसके लॉज क्या हो गए? फेमस हो गए। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो किसने दिया था? आर्ग्यूमेंट जो हुआ एरिस्टोटल के इस थियरी पे, वो क्या था? इसने कहा कि कोई भी बॉडी है अपने को, उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए टू रिक्वायर टू कीप एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा उसने? एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर इसी बात पर ही बहस हुई थी। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब बात तो वैसे बात तो इसकी ठीक थी कि अब जैसे देखो कि कोई बॉल रोल डाउन कर रही है ग्राउंड के साथ साथ, तो उसको क्या चाहिए? उसको चलते रहने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। और वो फोर्स क्या होगी? यानी कि हमें एक्सटर्नली उसको चलाते रहने के लिए उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अब न्यूटन ने इसमें क्या किया? इसमें उन्होंने कहा कि अपने पास अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए, उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। वो अपना स्टेट मेंटेन रखेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग जाती। और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आया था वो कॉन्सेप्ट किसका आया था? फ्रिक्शन का आया था। तो इससे उन्होंने क्या कहा? फ्रिक्शन की डेफिनेशन दे दी। तो उन्होंने उस बॉल के रुकने का कारण क्या दिया? कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जब वो चल रही है, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी तरीके से गैलीलियो ने सबसे पहले क्या दिए थे? लॉज दिए थे किसके? इनर्शिया के। तो उन्होंने क्या कहा था कि मान लो कि मैं से एक इंक्लाइंड प्लेन लूँ, या अपने 9th क्लास में भी पढ़े थे, और यहाँ पर भी मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लूँ,
तो अगर अपने पास ये फ्रिक्शन लेस हैं, वैसे तो फ्रिक्शन लेस कोई भी सरफेस हो नहीं सकता, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टेंड्स टू बी, अगर ऐसा मान लिया जाए तो, और यहाँ से मैं बोल छोड़ूँ तो ये उतनी ही हाइट यहाँ पर क्या कर लेगी, अटेन कर लेगी। और इस तरीके से उन्होंने कि अगर हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, कोई स्मूथ इंक्लाइंड स्लोप्स हैं अपने पास, तो इस तरीके के वो क्या करेगी, रिपीट करती रहेगी। तो ये जो था ये किसने दिया था, ये गैलीलियो ने दिया था। और गैलीलियो ने इस कॉन्टेस्ट में क्या कहा कि इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो, तो अगर अपने पास क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो अपने पास अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट एंड अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूड इन मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। और इसको इन्होंने नाम दिया था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया, अब यहाँ पर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया तो इन्होंने कह दिया, फिर इन्होंने इनर्शिया को किस तरीके से डिफाइन किया। इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है, अपने अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इनबिल्ट मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी में, हमारी क्या सारी बॉडीज़ में, इन ऑल द बॉडीज़, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कांट चेंज एनी थिंग्स बाय देमसेल्फ, देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो वो कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप से चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके ऊपर क्या नहीं लगता, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और उस क्वांटिटी को, ये इनर्शिया को जो नापा गया, इनर्शिया को जो मेज़र किया गया, वो इनर्शिया को मेज़र किया गया उसके मास से, कंपेयर किया गया। अगर अपने पास बॉडी का मास ज़्यादा है तो यानी कि उसमें वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि रजिस्ट, जो भी चेंज आएगा उसको रजिस्ट करने का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे अगर मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर 5 ग्राम का एक पत्थर है और यहाँ पर मेरे पास 5 kg का एक पत्थर है, तो इसको उठाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बजाय कि इसके। तो यानी कि इसका स्टेट चेंज, उठा के फेंकने में इसको कम फोर्स लगी, तो इसका, क्योंकि इसका मास ज़्यादा था तो इसमें चेंज कैसा आ गया, जल्दी आ गया। तो इसका मास कम था तो इसका इनर्शिया, इसकी रजिस्टिंग पावर भी क्या थी, कम थी। इसका मास ज़्यादा था तो इसमें ज़्यादा जोर आएगा और मे भी हो सकता है आप हिला भी ना पाएँ। अब एक चीज़ और पढ़ी थी आपने वहाँ पर 9th क्लास में, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है अपने पास, लीनियर मोमेंटम अपने पास क्या होता है कि जो बॉडी चल रही है वो अपने पास जो बॉडी चल रही है उसका कितना मास है, प्रोडक्ट, जो आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर निकाले ना तो पी से आप डिनोट कर देते एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो अपने पास होता क्या है लीनियर मोमेंटम कि हमारे पास, जैसे आप कहते हो ना कि अपने पास बॉडी क्या की है, एक्सेलरेट की है, तो अपने पास चेंज कितना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो वो तो अपने पास क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। और अपने पास क्या हो रहा होगा, अगर अपने पास मास इनटू वेलोसिटी कहें तो वो उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। और चेंज इन मोमेंटम हमें क्या देगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स दे देगा। ठीक है, तो लीनियरली अपने पास ये इसके बराबर होता है और ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वेलोसिटी। जहाँ पर अपने पास वेलोसिटी डायरेक्टेड होगी वहीं पर ही अपने पास मोमेंटम भी क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। जो यूनिट होंगी, अब मास किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, SI यूनिट हो जाएंगे। सिमिलरली इसका क्या लिख सकते हो, डायमेंशन लिख सकते हो, मास का m1 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी L1 t-1। तो ये क्या हो गया अपने पास, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास डायमेंशन फार्मूला है। अब अपने पास अगर मान लो कोई दो बॉडीज़ हों अपने पास और हम कहें कि उनका मोमेंटम क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ कह दूँ कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, क्या कह दूँ मैं यहाँ पर, m1 इज़ ग्रेटर देन m2। तो यहाँ से अगर मैं रेशो लूँ तो m1 बाय m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 बाय v1। यानी कि अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी की क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो दैट मीन्स कि v1 जो होगा वो लेस होगा किससे, v2 से, क्योंकि m2 कम है और तो v2 अपने पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसको बराबर करने के लिए। इसी तरीके से हम इसके क्या कर सकते हैं,
ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, मास कांस्टेंट है, ठीक है, कोई बॉडी अपने पास और उसका मास कांस्टेंट है, तो अपने पास मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या है अपने पास mv, तो m कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया v, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ इस साइड को इस डायमेंशन पे हमने P ले लिया, इधर v, और ये क्या आ गया अपने पास मास कांस्टेंट, तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब मैं यहाँ कह दूँ मेरे पास क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो अब मोमेंटम जो है वो डिपेंड कर गया किस पर, मास पर, तो इसके लिए भी इधर मोमेंटम आ गया और इधर क्या आ गया, मास, तो यानी कि यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, P कांस्टेंट हो अगर अपने पास, तो अपने पास m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो ये इस तरीके से क्या करेगा अपने पास, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि वेलोसिटी इज कीप डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द मास, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसके क्या हैं, रेशोज़ हैं, ठीक है। तो अपने पास जो फोर्स है वो मोमेंटम का एक क्या है, एफर्ट है। तो पहले अब यहाँ पर हम सबसे पहले अब तीनों लॉज लिख लेते हैं। तो न्यूटन ने जो लॉज दिए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो पहला क्या कहा था इसने, फर्स्ट क्या कहा था, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन it continues its state of rest or motion until and unless some external force does not applied on it, कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा दी जाती है तब तक वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को। सेकंड जो इसने कहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the force applied, ठीक है। और थर्ड इसने क्या कहा था, if there is any action there is equal and अपोजिट रिएक्शन। तो ये 3 लॉ कहे थे इसने, और ये तीनों लॉ का अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो इनकी एक्सप्लेनेशन अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।